आज के दौर में एक नौजवान अपने लिए वेल्थ कैसे बनाए, ये एक सवाल है जो हम सबके दिमाग में घूमता रहता है। और जानते हैं, दिग्गज इन्वेस्टर रे डालियो के पास इसका एक बड़ा ही अनोखा जवाब है। वो कहते हैं कि ये सब एक खेल की तरह है। तो चलिए देखते हैं कि उनका ये गेम खेलने का तरीका आखिर है क्या। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे, बहुत ही बेसिक सवाल से, जो आज शायद हर युवा के मन में है। और रे डालियो का जवाब ना सिर्फ कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये जिंदगी को देखने का एक नजरिया है। और यही है डालियो का सबसे बड़ा आइडिया। उनके लिए वेल्थ बनाना एक गेम खेलने जैसा है। और जीतने के लिए सबसे पहला स्टेप, एक ऐसा गेम चुनो जिसमें मजा आए, जिसमें सच में दिलचस्पी हो। और फिर उन लोगों से सीखो जो उस गेम के प्रो प्लेयर हैं, जो उसके उस्ताद हैं। तो ठीक है, इस गेम को खेलने से पहले इसके रूल्स तो समझने पड़ेंगे ना, है ना। सबसे बेसिक रूल, आखिर ये पैसा और वेल्थ, ये चीजें हैं क्या। और यहीं पर डालियो की सोच थोड़ी अलग है ट्रेडिशनल सोच से। देखिए, पैसा दो काम करता है। एक तो इससे हम चीजें खरीदते बेचते हैं, ये हुआ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन दूसरा, और डालियो के लिए सबसे जरूरी काम, ये वेल्थ को स्टोर करता है, मतलब ये धन का भंडार है। अब यहां डालियो एक बहुत जरूरी फर्क समझाते हैं सरकारी करेंसी, जिसे फिएट मनी कहते हैं, और सोने के बीच। जो नोट हमारी जेब में है, चाहे वो रुपया हो या डॉलर, वो असल में सरकार का एक वादा है, एक प्रॉमिस। टेक्निकली ये किसी की देनदारी है। लेकिन सोना किसी का वादा नहीं है। वो अपने आप में एक एसेट है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचिए, किसी के डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ रही है या किसी स्टार्टअप की वैल्यूएशन करोड़ों में है, तो अमीर महसूस होता है ना। पर डालियो कहते हैं कि ये सिर्फ पेपर वेल्थ है, मतलब कागजी संपत्ति। जब तक इसे बेचकर असली कैश हाथ में ना आ जाए, तब तक ये असल नहीं है। और जब सिस्टम में ऐसी कागजी संपत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, तभी मार्केट में बबल्स बनते हैं। और ये बबल वाली बात सिर्फ थ्योरी नहीं है। डालियो एक आंकड़ा देते हैं। आज अमेरिकी स्टॉक मार्केट में जो कागजी संपत्ति है और जो असल कैश है, उसका रेशियो करीब 3 से 1 है। और जानते हैं ये इतना चौंकाने वाला क्यों है? क्योंकि ठीक यही रेशियो 1929 और 2000 के बड़े मार्केट क्रैश से ठीक पहले था। तो अब जब हम गेम के बेसिक रूल्स समझ गए हैं, तो अब जरा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं। डालियो कहते हैं कि 5 बड़ी ताकतें हैं जो इस पूरे खेल के मैदान को, मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाती हैं। ये 5 ताकतें कौन सी हैं? पहला है कर्ज और पैसे का साइकिल, जिससे इकोनॉमी में तेजी और मंदी आती है। दूसरा, किसी भी देश का अंदरूनी पॉलिटिकल माहौल। तीसरा, दुनिया में पावर का शिफ्ट होना, मतलब जियोपॉलिटिकल ऑर्डर। चौथा है कुदरत, जैसे क्लाइमेट चेंज। और पांचवां, जो शायद सबसे पावरफुल है, वो है इंसानी आविष्कार यानी टेक्नोलॉजी। ओके, तो हमने गेम के रूल्स समझ लिए, बड़ी पिक्चर भी देख ली। अब सवाल आता है कि अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, एक मजबूत पोर्टफोलियो कैसे तैयार करें। और इस पर डालियो की सलाह बहुत प्रैक्टिकल है। उनकी एक बहुत ही फंडामेंटल सलाह है। वो कहते हैं कि किसी भी पोर्टफोलियो में 5 से 15% सोना या कोई दूसरी ऑल्टरनेटिव करेंसी होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का इंश्योरेंस है। जब मार्केट में बड़ी गड़बड़ होती है ना, और बाकी चीजें गिर रही होती हैं, तब ये बचाता है। अच्छा, तो बिटकॉइन के बारे में उनका क्या कहना है? देखिए, इस पर उनका व्यू काफी बैलेंस्ड है। वो मानते हैं कि हाँ, ये एक तरह की वेल्थ है, लेकिन वो सोने के मुकाबले इसकी कमजोरियां भी बताते हैं। जैसे इसे ट्रैक किया जा सकता है, सरकारें इसे कंट्रोल कर सकती हैं, और शायद भविष्य में इसे क्रैक भी किया जा सकता है। और स्टेबल कॉइन्स, उनके हिसाब से ये लॉन्ग टर्म वेल्थ जमा करने के लिए नहीं है। ये बस लेन देन को आसान और तेज बनाने का एक टूल है। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू तो आखिर में सरकारी करेंसी से ही जुड़ी होती है। तो इन सारी बातों को मिलाकर आखिर गेम खेलना कैसे है, एक्शन लेने के लिए क्या करना होगा, डालिए इसे बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझाते हैं। तो ये गेम जीतने के 4 सिंपल रूल्स हैं। नंबर 1, बस खेलना शुरू करो, चाहे $50 से ही क्यों ना हो, बस शुरू करो। नंबर 2, हमेशा सवाल पूछते रहो, हमेशा सीखते रहो, रैडिकली क्यूरियस बनो। नंबर 3, कॉज इफेक्ट को समझो, मतलब अगर ऐसा होता है तो वैसा क्यों होता है। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, अपने नेचर को जानो, क्या कोई रिस्क लेने वाला है या सेफ खेलना पसंद करता है। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर इसी सवाल पर आ जाती है। रे डालियो ने हमें एक फ्रेमवर्क दिया है, सोचने का एक तरीका, लेकिन अंत में हर किसी को अपना गेम खुद चुनना है और इसे अपने स्टाइल में खेलना है। तो असली सवाल यही है कि कौन सा खेल चुना जाएगा।